नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। लेकिन आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं, सबसे पहले आपको उसके बारे में बता देता हूं। चीन और अमेरिका भारत के सामने कैसे डबल मुसीबत आकर खड़ी हुई है और नरेंद्र मोदी उसके लिए क्या करेंगे, आज सबसे पहले इसका चैप्टर। कंगाल बर्बाद ज़ेलेंस्की अमेरिका को क्या बेचा है भाई, आज उसकी डिटेल दूंगा। ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच क्या सीक्रेट डील हुई है और यह डील कितने दिन युद्ध को और खींचेगी, इस पर बात हुई। पीएम मोदी ने नेहरू से सीखा है चीन पर क्या नहीं बोलना है, क्या नेहरू जी से, आज इस पर बात हुई। नेहरू ने ऐसा क्या बयान दिया था कि चीन ने अटैक कर दिया भारत पर। इसके अलावा पीएम मोदी समुद्र में कौन सा खजाना खोजने के लिए यान भेज रहे हैं, ऐसा क्या है वहां जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जरा देखो वहां ढूंढो। और साथ ही फेल होने वाला वो महान गणितज्ञ जिसने दुनिया बदल दी, आज उनका चैप्टर। मां लक्ष्मी से सीक्रेट ज्ञान लेने वाले मैथ्स गुरु का चैप्टर। और ईरान के बाद अफगानिस्तान तालिबान से लड़ने क्यों उतरी लड़कियां, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। 1.5 घंटे बैठक चली, कई अहम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। कोविड के खतरे को देखते हुए संसद में प्रधानमंत्री मास्क पहने हुए खुद नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सतर्क रहने की अपील की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना का मजाक उड़ाया। वो कह रहे हैं कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है, इसलिए इसे रोकने का बहाना ढूंढ। हालांकि राजस्थान में ही बीजेपी ने अपनी जन आक्रोश यात्रा को रद्द कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी को भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा की याचिका खारिज कर दी। दोनों को ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया। साथ ही 2 हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत दी गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस अब बहरीन नहीं जाएंगी। जैकलीन ने अपनी याचिका वापस ले ली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस सिलसिले में कहा था कि मामला भी महत्वपूर्ण चरण में, इसलिए बाहर जाने का यह वक्त सही नहीं है। वहीं सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि उन पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ लगाए गए आरोप वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक ऑपरेशन के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए हैं। खुलासे के मुताबिक ये आतंकी घाटी में टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे थे। मुंबई में उर्वी हत्याकांड को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। उर्वी के लिव इन पार्टनर रियाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उर्वी की गला दबाकर हत्या की गई और फिर उसके शव को नवी मुंबई एक ब्रिज से लटका दिया गया था। आरजेडी के महासचिव है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मैंने अपने बच्चों से कह दिया है कि वो वहीं रहें और वहां की नागरिकता ले लें, देश का माहौल नहीं झेल पाएंगे। आरजेडी नेता के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और माहौल खराब करने वाला बताया। चीन ने कोरोना के विस्फोट से ध्यान भटकाने के लिए ताइवान के मोर्चे पर अपने लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के भीतर चीन के 39 युद्धक विमान और 3 जहाज देखे गए। ताइवान ने चीन के इस कदम को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। डेडलाइन खत्म होने के महज 10 मिनट पहले नेतन्याहू ने राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को फोन किया और सरकार बनाने की दावेदारी पेश की। नेतन्याहू 6ठी बार इस पद को संभालेंगे। उन्होंने सरकार बनाने के लिए 6 दलों का गठबंधन तैयार किया। ये हो गया दिन भर का रिवीजन और अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें भारत के सामने डबल मुसीबत का चैप्टर। इस वक्त भारत के सामने डबल मुसीबत आकर खड़ी हुई है और ये 2 बड़ी मुसीबतें क्या हैं, आज इसके बारे में चर्चा करना बड़ा जरूरी है। और ये मुसीबत भारत के लिए इसलिए ज्यादा है क्योंकि भाई हमारी स्थिति यह है कि हम इस वक्त सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया का ब्राइट स्पॉट है। मतलब भारत उस बड़े भाई की भूमिका में है जो पढ़ाई में अव्वल आता है, तो उसको चिंता है कि मेरा छोटा भाई या दूसरे भाई जो हैं वो अगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उस शोर में मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो नुकसान मेरा होगा, बाकी तो फेल ही हो रहे हैं, तो उनको क्या जाता है।
तो ये जो डबल मुसीबत भारत के सामने आकर खड़ी हुई है, जरा इसकी चर्चा कर लेता हूं कि ये डबल मुसीबत भारत के सामने है क्या। नंबर 1 मुसीबत क्या है? एक तो है चीन और वहां जो कोरोना है, वहां का कोरोना जो है वो चीन से कंट्रोल नहीं हो रहा और उसकी वजह हमें यहां जो है एहतियात बरतनी पड़ रही है कि भैया आप देख के चलिए, वो तो फैला रहा है, उसका कुछ जाना नहीं है, उसके यहां लोग मर जाते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहां पड़ता है। तो हम, और चूंकि हम तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए हमको ध्यान रखना कि हम उस ट्रैप में ना फंस जाएं। और दूसरी मुसीबत जो भारत के सामने खड़ी हो गई है, वो खड़ी हो गई है अमेरिका भड़का रहा है रूस यूक्रेन का युद्ध। इंडिया जो है, मैंने आपको बताया था कि कैसे CIA ने खुद बताया था कि इंडिया ने रूस से बात करके एक तरीके से न्यूक्लियर वॉर रोक दिया था। और इंडिया लगातार कह रहा है कि भाई ये लड़ने का वक्त नहीं है, थोड़ा पानी पियो, ठंडा हो जाओ। रूस को भी समझा रहा है, यूक्रेन को भी समझा रहा है। लेकिन अमेरिका जो है ना, उसके यहां मंदी आए, बर्बादी आए, उसको टारगेट करना है रशिया को, तो इसलिए वो पीछे पड़ा है, यूक्रेन को पंप किया जा रहा है कि तुम लड़ो। और वो युद्ध चलेगा, इधर दिक्कत हम सबके लिए खड़ी होगी, बाकियों के लिए तो होगी, हमारे लिए ज्यादा होगी। जो मैं कह रहा हूं, हम टॉपर हैं तो हमारे लिए दिक्कत ज्यादा है। भाई मोहल्ले की बिजली जा रही है, दिक्कत तो टॉपर को ज्यादा है ना, वो नहीं पढ़ पा रहा। तो आप याद कीजिए कि एक वक्त था जब कोरोना पीक पर था, फिर कोरोना कुछ कम हुआ तो यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। इस वक्त यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है और कोरोना भी फिर से आ गया। मुझे तो कई बार लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भी उन्होंने इंडिया को संभाल के रखा हुआ है। यूक्रेन युद्ध कैसे और भड़कने वाला है, इसमें जेलेंस्की और अमेरिका मिलकर फिर से आग में कैसे घी डाल रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, आज आपको इसके बारे में सुनना चाहिए। क्योंकि लड़ेंगे वो और भुगतना दुनिया को पड़ता है, इंडिया को पड़ता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त अमेरिका के दौरे पर गए। वहां रशिया ठोक रहा है, ये अमेरिका के दौरे पे चले गए। अच्छा, व्हाइट हाउस गए तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। खुद जो बाइडेन और उनकी पत्नी जेलेंस्की को रिसीव करने बाहर आए, व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ बातचीत की। जेलेंस्की ने बार बार जो बाइडेन का धन्यवाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ खड़े हैं। भाई को पलट के बताया ही नहीं कि तुम तो कहे थे कि तुम लड़ो, हम तुमको नेटो में ले लेंगे, तुम लड़ो, हम सब देख लेंगे, और अब हमारा पूरा देश बर्बाद हो गया, और ये उसके बावजूद जाके वहां धन्यवाद कर रहा है। जेलेंस्की ने इस स्वागत का वीडियो भी ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे भरोसा है कि अमेरिका और यूक्रेन मिलकर एक सुरक्षित भविष्य बनाएंगे। भाई, तुम जिस तरह से लड़ रहे हो, तुमने दुनिया का भविष्य खतरे में डाल दिया है, और तुम सुरक्षित भविष्य बनाने निकले हो, वो भी अमेरिका के साथ, जिसने खुद कितनी जगह इन्वेड करके जो है दूसरों का भविष्य बर्बाद कर दिया। यूक्रेन की जीत अमेरिका की जीत होगी। काहे भाई, तुम लड़ रहे हो रशिया से, अमेरिका की जीत कैसे हो जाएगी? क्योंकि तुम उससे पैसा ले रहे हो, तुम उससे हथियार ले रहे हो, तो तुमने उसको अमेरिका का युद्ध बना दिया। लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिए, जेलेंस्की अब ये खुद मान रहे हैं ना कि ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच नहीं हो रहा, बल्कि रूस और अमेरिका के बीच हो रहा है, और यूक्रेन एक जरिया है। तभी ना तुम कह रहे हो कि भाई हम जीतेंगे, यूक्रेन जीतेगा तो अमेरिका की जीत होगी। अरे अमेरिका की जीत कैसे हो जाएगी? इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है तो इंडिया कभी बोलता है कि इंडिया अगर पाकिस्तान को हराएगा तो अमेरिका की जीत हो जाएगी? भाई, वो इंडिया पाकिस्तान में लड़ रहे हैं, लेकिन तुमको भी पता है यहां से तुमको पीछे से पंप कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, क्योंकि उसको रशिया को टारगेट करना है, और उस चक्कर में दुनिया झेल रही है। जो बाइडेन ने भी जेलेंस्की के साथ अपनी पिक्चर ट्वीट की और लिखा कि अमेरिका आपका स्वागत करता है मिस्टर राष्ट्रपति। इस ट्वीट में जो बाइडेन ने जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा। जेलेंस्की अमेरिका इसलिए गए कि वहां से मदद और मिल जाए। जेलेंस्की चाहते हैं कि भाई उन्हें और मदद मिले, और मदद के तौर पर उन्हें क्या मिला, जरा ये सुनिए। मदद के नाम पर जेलेंस्की को कहा गया है कि भाई हम तुमको मदद देंगे। क्या देंगे भाई? $1.85 बिलियन देंगे। यानी ये कितना हो गया? करीब 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़ अमेरिका ने और कहा कि ले देंगे, तुम लड़ो। तो भाई तुम सीधे बोलो ना कि तुमने एक आदमी हायर किया हुआ है लड़ने के लिए। यूक्रेन को तुमने पैसे दे दे के रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए हायर किया हुआ है। ये तो तुम्हारा पैसे पे लड़ने वाला हथियार हो गया। और अमेरिका अब तक $20 बिलियन की मदद दे चुका है। अच्छा, ये
मेरे ख्याल से 20 बिलियन डॉलर अगर आप करिएगा, ये तो 1.85 बिलियन है, 20 बिलियन डॉलर की मदद दी है तो वो कितना बैठता है? करीब 1,65,000 करोड़, इतना बैठता है। इतने की मदद दे चुका है और कह रहा है 15,000 करोड़ और दे देंगे। मतलब कितना हो गया? 1,80,000 करोड़ पूरा टोटल अभी तक का हो जाएगा। पर तुम पैसा लेके कितने दिन लड़ोगे भाई? अमेरिका तुम्हें पैसे दे दे के लड़वा रहा है, तुमको यह नहीं समझ में आ रहा कि उसका देश तो चल ही रहा है, बर्बाद तो तुम्हारा देश हो रहा है ना। और हमने पूरा आपको डिटेल में बताया था कि इसको खड़ा करने में, अगर आज भी युद्ध रुक जाए तो भी यूक्रेन को खड़ा करने के लिए इतना पैसा लगेगा जितना कई यूरोपीय कंट्रीज की इकोनॉमी नहीं है। वो कौन देगा तुमको? अब अगर इतनी रकम मिलती रहेगी, हथियार पर हथियार मिलते रहेंगे, तो फिर ज़ेलेंस्की क्यों बातचीत की टेबल पर बैठे? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बातचीत की टेबल पर बैठो, बात ना करो भाई। अमेरिका कह रहा है तुम लड़ो ना भाई। सोचिए दुनिया को कौन बचाना चाह रहा है, इसमें कोई डाउट है क्या? अमेरिका पहुंचे, ज़ेलेंस्की का जिस तरह से स्वागत किया गया उससे ज़ेलेंस्की और उत्साहित हो गए। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमारे यहां भी एक त्योहार आता है, उसमें जब बकरे को हलाल करना होता है तो उसके पहले खूब खिलाते पिलाते हैं उसको। इसका मतलब नहीं कि उस बकरे से मोहब्बत हो जाती। ज़ेलेंस्की को समझ ही में नहीं आ रहा, या वो समझना नहीं चाह रहा, इसका अलग ईगो चल रहा है भाई का कि मैं अब पीछे नहीं जाऊं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी संसद को भी संबोधित किया, कह रहा है कि यूक्रेन झुका नहीं है, अभी जोश बाकी है। ज़ेलेंस्की ने यह भी साफ कर दिया कि यूक्रेन सरेंडर करने वाला नहीं है। अरे तुम क्यों सरेंडर करोगे? दूसरों से ले लेके लड़ रहे हो। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि युद्ध का पहला चरण यूक्रेन ने जीत भी लिया है। अरे तुम जीत लिए हो तो फिर ये पैसे और हथियार मांगने किस बात के लिए गए? जब जीत ही लिए हो तो। ज़ेलेंस्की ने आगे का युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका और हथियार की मांग कर दी। यह भी कहा कि जो मदद अमेरिका दे रहा है वो कि चैरिटी नहीं है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और लोकतंत्र के लिए किया गया निवेश है। यहां लोग जो है वो मर रहे हैं, यहां लोग जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, दुनिया भर में मंदी आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और ये बता रहे अमेरिका को कि तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, बस हम में इन्वेस्ट कर रहे हो। ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि अमेरिकी संसद यूक्रेन पर खर्च होने वाले 45 बिलियन डॉलर के पैकेज को मंजूरी देगा। ज़ेलेंस्की के भाषण के बाद अमेरिकी सांसदों ने खड़े होकर ज़ेलेंस्की के लिए देर तक तालियां बजाईं और उनके हिम्मत को सलाम किया। अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर ज़ेलेंस्की रूस को चेतावनी तब दे रहे हैं जब वो जानते हैं कि सर्दियां आने के साथ ही यूक्रेन के लिए यह युद्ध और मुश्किल होने वाला है। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन क्रिसमस मनाएगा, चाहे कोई बिजली हो या नहीं हो। ज़ेलेंस्की ने यहां तक कहा कि यह जंग सिर्फ यूक्रेन की आजादी, उसकी सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह हर उस देश के लिए है जिस पर रूस कब्जा करना चाहता है। यानी पूरी दुनिया का ठेका इन्होंने ले लिया कि हम सब के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई हमने नहीं कहा, इंडिया ने नहीं कहा तुम ना लड़ो हमारे लिए, बंद करो। रूस तो बाद में कब्जा करेगा। जो महंगाई कब्जा कर रही है पूरी दुनिया में, जो बेरोजगारी कब्जा कर रही है तुम्हारे चक्कर में, भाई बात करो, पैसा लेके आ रहे हो। अमेरिकी संसद में ज़ेलेंस्की का जोश इसलिए भी हाई था क्योंकि जो बाइडेन उन्हें पहले ही चने के झाड़ पर चढ़ा चुके थे। जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिया कि जब तक युद्ध चलेगा वो यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, ये पलट के ये नहीं पूछ रहा कि तुम मेरे साथ क्यों खड़े हो, तुम मेरे लिए लड़ ही लो भाई, मुझे नेटो में ले लो और तुम सब सेना भेज दो। मुझे पैसा देते हो, मुझे कहते हो कि मैं लड़ूं, मेरे सैनिक मरें, तो एक काम करो ना, जब मेरी इतनी चिंता करते हो तो तुम मुझे नेटो में ले लो और तुम अपनी ही सेना भेज दो। लेकिन ये ना ये बुद्धि की बात लगा रहे हैं, ना कोई इनसे बोल रहा है पूछने के लिए। अमेरिका का पूरा फोकस युद्ध के मैदान में यूक्रेन की मदद करना है। यूक्रेन कभी अकेला नहीं रहेगा, बताइए। और ये भाई पलट के नहीं पूछता कि तुमने तो अकेला ऑलरेडी छोड़ रखा है। जो बाइडेन ज़ेलेंस्की को हसीन सपने दिखा रहे हैं, जबकि वो खुद ये जानते हैं कि यूक्रेन के आर्थिक मदद देने पर खुद अमेरिका बटा हुआ है और यूक्रेन को समर्थन करने वाले यूरोप के देश भी मुश्किल भरी सर्दियां और भीषण महंगाई झेल रहे हैं। शुरुआत में यूक्रेन को समर्थन करने वाली अमेरिकी जनता को जो चीजें ठीक लग रही थी, अब वो उन्हें रास नहीं आ रही। यूक्रेन के युद्ध को अमेरिका स्पॉन्सर करे, यह अमेरिकी जनता को पसंद नहीं आ रहा है। हाल ही में अमेरिका में एक सर्वे में 1/3 अमेरिकी लोगों ने माना कि वो यूक्रेन को अमेरिकी मदद देने के पक्ष में नहीं है। 1/3 लोगों ने कह दिया, 33% लोगों ने। सर्वे में 50% लोगों ने कहा यूक्रेन को रूस के साथ शांति वार्ता करनी चाहिए। 50% अमेरिकी जनता कह रही है कि बातचीत करो, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं।
और वहां अमेरिका का राष्ट्रपति पैसा दे रहा, जाओ लड़ो। इसके बावजूद अमेरिका जेलेंस्की को रकम पर रकम, हथियार पर हथियार दे रहा। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को देने का वादा कर दिया, वो भी अब यूक्रेन पहुंच जाएगा। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। इनकी रेंज 40 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक हो सकती है। यह बहुत ही कारगर और महंगी मिसाइल है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम हर मौसम में काम कर सकता है और लड़ाकू विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल 1990 के दशक में खाड़ी युद्ध में रूस में बनी जो स्कर्ड मिसाइल्स थी उनको धराशायी करने के लिए किया गया था। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का प्रयोग जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब के जैसे कई देश करते हैं। तो यह है स्थिति इस वक्त कि एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भाई अभी भी समझो, यह युद्ध बंद करो, और अमेरिका इस युद्ध को और पंप कर रहा है। और जेलेंस्की डील करके आए हैं कि हम जिस दिन जीत जाएंगे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे, लोग और दुनिया हार रही है बॉस। तो एक तो वो समस्या है। दूसरी समस्या चीन वाली जो मैंने आपको बताई। इसलिए पाठशाला में अब नेहरू और पीएम मोदी का वो चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने कैसे नेहरू से सीखा है कि चीन पर क्या नहीं बोलना है, और नेहरू ने ऐसा क्या बयान दिया था कि चीन ने 1962 में एक तरीके से अटैक कर दिया। विपक्ष संसद में चीन पर चर्चा चाहता है। आप सुन रहे होंगे रोज चीन 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 चल रहा है विपक्ष का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर बोलने के लिए कह रहा है। कुछ नेताओं ने इसमें नेहरू का भी उदाहरण दे दिया कि कैसे नेहरू ने चीन के मामले में संसद में एक के बाद एक जवाब दिए थे, एक एक बात का जवाब दिया था। वो क्या गिना रहे हैं मैं आपको थोड़ा बताता हूं। संसद में नेहरू जी का नाम ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि 16 अगस्त 1961 से लेकर 12 दिसंबर 1962 वो गिना रहे हैं कि इसके बीच में 16 महीने जो ये हुए, इन 16 महीनों में नेहरू जी ने 30 से ज्यादा बार 30 बार जवाब दिया। जवाब दिया किस पर दिया? चीन पर। किसने दिया? नेहरू जी ने 30 बार। वो ये गिना रहे 200 पन्नों के बराबर जवाब दे दिया। जब नेहरू जी दे रहे थे तो आज मोदी जी क्यों नहीं देंगे? लेकिन इससे आज की तुलना नहीं हो सकती बॉस। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जब नेहरू संसद में लगातार जवाब दे रहे थे तो उससे पहले यानी 1959 से ही सीमा पर झड़पें चल रही थी। तो 1959 से झड़प चल रही थी और नेहरू जी ने जवाब देना 1961-62 में शुरू किया। तो 2 साल उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, झड़प चलती रही। बोला कब? जब चीन पर नीति को लेकर नेहरू की बहुत आलोचना होने लगी, भयंकर आलोचना हुई, तो उन्हें अपने इमेज की चिंता हुई। उनको लगा अब तो युद्ध सामने खड़ा हो गया, तब बोलना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि वो पहले ही बोल रहे थे, अपनी छवि बचाने के लिए बोला। और नेहरू के पास प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्रालय भी था, यह भी याद रखिए, इसलिए भी वो बोल रहे थे। यानी तब की स्थिति अलग थी और इसे आज के हालात से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आज टकराव जरूर है लेकिन 1962 जैसी युद्ध की स्थिति नहीं। आज के हालात में सीमा पर भारत की मजबूत तैयारी भी है, जबकि 1962 में भारत की मजबूत तैयारी नहीं थी। और तब से आज में सबसे बड़ा अंतर यह है कि तब नेहरू थे, आज नरेंद्र मोदी हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नरेंद्र मोदी नेहरू नहीं है और ना वो नेहरू जी वाली गलतियां करते दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने नेहरू से ही एक तरीके से सीख लिया है कि चीन के मामले में क्या गलती नहीं करनी है और क्या नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है, कैसे सीखा, यह अभी आपको बताऊं। भाई ये तो सबको पता है कि नेहरू ने कैसे चीन पर भरोसा किया और कैसे इस भरोसे के बदले में चीन से धोखा खाया। लोग समझाते रहे, पटेल साहब समझा के गए, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन नेहरू तो सुन नहीं रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे थे। चीन दोस्त चल रहा था। चीन ने आया, अब छुरा भोग दिया पीछे से कटप्पा जैसा। यह बात खुद संसद के अंदर नेहरू ने भी मानी थी कि उन्होंने गलत किया चीन को दोस्त मान।
लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नेहरू जिस तरह से संसद में चीन के मामले में बोलते थे वैसे ही अब नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए, उन्हें आज ये बताना चाहता हूं कि नेहरू अपनी ढुलमुल नीतियों की वजह से इस तरह के दबाव में आ गए थे कि उन्हें बार बार बयान देना पड़ रहा था। वरना बोलना होता तो 1959 से बोल रहे होते ना, नहीं बोल रहे थे। लेकिन इतना प्रेशर में आ गए, गलती पे गलती, गलती पे गलती, कि बोलना पड़ा अपनी छवि बचाने के चक्कर में। और उन्होंने जो बयान दिया उससे देश का नुकसान ही कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से नेहरू जी से सीखा है कि नहीं बोलना है भाई, क्या नहीं बोलना है। क्योंकि नेहरू जी ने जो बोला उन्होंने देश का कैसे नुकसान किया, अब आपको यह भी बताता हूं। जैसे 12 अक्टूबर 1962 की बात है, युद्ध से, चीन से जो युद्ध था वो शुरू होने के 8 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं। तब नेहरू चेन्नई यानी तब के मद्रास से श्रीलंका जा रहे थे और एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उनसे चीन से झड़प पर सवाल किया तो नेहरू जी वहां एयरपोर्ट पर पत्रकारों को क्या बोले पता है? कि उनकी सरकार ने भारतीय सेना को कह दिया है कि वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में अपनी जमीन को आजाद कराएं, और ये कब होगा ये हमने सेना पर छोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि हमने बोल दिया है छोड़ा लो, एयरपोर्ट पे खड़े होकर, क्योंकि तब तक प्रेशर बन रहा था तो वहां बोल दिया इन्होंने कि हमने बोल दिया छुड़ा लो। अब चीन ने सोचा इसका मतलब ये अटैक करेंगे, उनको क्या पता ये अपनी छवि सुधारने के लिए बोल रहे हैं। तब चीन के रवैये के खिलाफ और चीन पर नेहरू की नीतियों को लेकर देश भर में गुस्सा था, और नेहरू ने चीन को अग्रेशन दिखाने के लिए, लोगों को यह दिखाने के लिए देखो मैं कितना अग्रेसिव हूं, ऐसे बयान दे दिए जो आमतौर पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं देता एयरपोर्ट पर खड़े होकर। कोई बोलता है एयरपोर्ट पर खड़े होकर कि मैंने सेना को बोल दिया है। नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कराई थी तो क्या बोल दिया था कि मैंने बोल दिया, जाओ जाके ठोक दो। सुबह उठे तब हम लोग, पत्रकारों को भी बाद में पता चला कि स्ट्राइक हो गई। नेहरू जी एयरपोर्ट पे बोल दी। कोई भी बड़ा नेता इस तरह के बयान देने में सावधानी रखता है जबकि तनातनी चल रही। नेहरू ने 12 अक्टूबर 1962 को जो बोला उसको चीन ने अपने हिसाब से मतलब निकाल लिया और दुनिया को बताने लगा कि असल में आक्रमणकारी तो भारत है, भारत युद्ध छेड़ने वाला है। उसने बोलना शुरू कर दिया। 14 अक्टूबर 1962 को चीन के अखबार चाइनाज पीपल्स डेली में नेहरू के 12 अक्टूबर 1962 वाले बयान को कोट करते हुए लिखा गया कि जल्दी भारत चीन पर हमला करने वाला है। उसने माहौल बना लिया, यूज कर लिया नेहरू जी के बयान का। इसलिए ऐसे मुद्दों पर सोचकर बोलना चाहिए। और जो मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी नेहरू जी से ही सीख रहे हैं कि क्या नहीं बोलना। वो समझ रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं बोली जाती भाई, कि हम चीन पे क्या करने वाले हैं, हम पाकिस्तान पे क्या करने वाले हैं। एयरपोर्ट पे खड़े होकर नहीं बोला जाता है, संसद में खड़े होकर सबको पूरी डिटेलिंग नहीं दी जाती। नेहरू ने जो बयान दिया उसके 2 दिन बाद चीन के अखबारों में वो छपा, और फिर 20 अक्टूबर को यानी नेहरू के बयान के 8 दिन बाद चीन ने फुल स्केल युद्ध छेड़ दिया। उसको तो मौका मिल गया कि हम नहीं करेंगे तो ये हमारे यहां घुस जाएंगे। नेहरू के सबसे खास और उस वक्त नेहरू के बाद नंबर 2 यानी तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन, जिन्हें चीन युद्ध में हार का विलेन माना जाता है, उन्होंने भी नेहरू की तरह ही एक के बाद एक बयान दिए। 14 अक्टूबर को वीके कृष्ण मेनन ने बेंगलुरु में कह दिया कि भारत घुसपैठिए चीन को नेफा इलाके से बाहर करने को तत्पर है। अब प्रधानमंत्री ने कह दिया, रक्षा मंत्री ने कह दिया, तो चीन ने माहौल बना दिया कि भैया देखिए ये दोनों लोग कह रहे हैं, इसका मतलब ये जो है हम पर हमला कर देगी। इन्हीं बयानों से चीन को मौका मिल गया और वो भारत पर हमला भी कर दे और दुनिया को भी ये भी बताए कि धमकियों की शुरुआत तो भारत ने की थी, देखो इन्होंने किया, हमने तो सेल्फ डिफेंस में हमला किया। चीन तो पहले ही हमले की तैयारी करके बैठा था और उसे ऐसे ही मौकों और ऐसे बयानों के बहाने की तलाश थी। और तब नेहरू और उनके साथी खुद की इमेज बचाने में ऐसे उलझे थे कि उन्हें यह नहीं लगा कि ये बयान कितने डेवेस्टेटिंग हो सकते हैं, कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। एक वक्त था जब नेहरू को लगता था कि चीन के मामले में उनकी शांति प्रिय नीति ही काम आई और उनके नरम रुख से चीन मान जाएगा। लेकिन जब चीन के मामले में नेहरू सालों से जो कर रहे थे उसमें वो गलत साबित हो गए और चीन ने धीरे धीरे घुसपैठ करते हुए युद्ध छेड़ दिया, तो नेहरू अपनी छवि बचाने में जुट गए। सच यह है कि जो नेहरू चीन के मामले में अपनी आलोचनाओं को बचकाना और अज्ञानता बताते थे, जो लोग आज बता रहे हैं नेहरू जी ने कितनी चर्चा की, वो ये नहीं बताते कि जब उन पे इनिशियल डेज में होता था कि आप गलत कर रहे हैं तो वो कहते थे ये तो बचकानी आलोचना है, इनको नहीं पता, अज्ञानता है। वो बाद में संवेदनशील समय जब आया, जब ये सब नहीं बोलना था, सब कुछ खुलकर बताने के लिए आतुर हो गए। जब बताना था तब बोले कि ये बेकार की बात है, और जब नहीं बताना था तो खुल के बोलने लगे, क्योंकि उन्हें देश को यह जताना था कि उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। जबकि कांग्रेस के ही कुछ नेता इससे नेहरू को रोक रहे थे, फिर भी नेहरू नहीं मान रहे। मैं आपको उदाहरण से बताता हूं, नवंबर 1962 में जब युद्ध चल रहा है,
लड़ाई चल रही है, तब नेहरू ने संसद में नेशनल इमरजेंसी लागू करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। उस समय कांग्रेस के जोधपुर से सांसद लक्ष्मीमल सिंघवी थे, अभिषेक मनु सिंघवी है ना उनके पिताजी। उन्होंने लोकसभा में 8 नवंबर 1962 को यह कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सुझाव दिया था कि नेशनल इमरजेंसी पर विचार करने के लिए एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाए। विपक्ष के भी कई नेता इस सुझाव से सहमत थे। वो कह रहे हैं कि सीक्रेट मीटिंग, लेकिन सिंघवी के इस बयान पर नेहरू ने लोकसभा में क्या जवाब दिया आपको पता है? उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे कुछ सांसदों की रिक्वेस्ट मिली, जिस पर गहनता से विचार करने के बाद लगा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीक्रेट सेशन के लिए सही समय नहीं है। सदन के सामने जो मुद्दा है वो देश हित के लिए बहुत जरूरी है और ऐसे में सीक्रेट सेशन की मांग करने से देश पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद चीन की आक्रामकता पर लोकसभा में करीब एक हफ्ते बहस चली और इस दौरान 165 सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया और सैन्य तैयारियों की कमी के मुद्दे पर सरकार पर हमला किया। इस दौरान नेहरू ने सदन में बार बार कहा कि वो सीमा विवाद के मुद्दे पर एक एक डिटेल संसद के सामने पेश करें। युद्ध चल रहा है और संसद में डिटेलिंग चल रही है कि हमारे पास कितने हथियार कम हैं, हमारे पास कैसे सैनिकों को दिक्कत हो रही है, सरकार कैसे कम रह गई है। सरकार बैठ के सदन में बता रही है कि नहीं नहीं हमने सब कर दिया है, पूरी डिटेलिंग। चाइना सुन रहा है, उधर युद्ध चल रहा है, इधर डिटेलिंग पे बहस चल रही है। इसीलिए वो कह रहे थे सिंघवी साहब कि ये सीक्रेट में मीटिंग कर लेते हैं। नहीं, नेहरू जी को देश को बताना था कि देखो हम किस तरह से युद्ध लड़ रहे हैं। आप यह भी ध्यान में रखिए कि वो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। 1962 के दौर में सदन में होने वाली बहस सीमित रहती थी, लेकिन आज के हालात अलग हैं। आज सोशल मीडिया पर किसी के भी बयान को काट छाट कर दिखाया जाता है, उसके मीम बनाए जाते हैं, बयानों को तोड़ मरोड़ कर कई वर्जन सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। इसलिए अगर सीमा के संवेदनशील मुद्दे पर सार्वजनिक बहस होगी तो उसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए अगर चीन जैसे किसी संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष सरकार से जवाब चाहता भी है तो सीक्रेट सेशन में इस पर बात हो सकती है। इस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा सकता है। और रक्षा मंत्री ने जवाब दिया भी है। आपको 1962 का एक और उदाहरण बताता हूं। चीन युद्ध खत्म होने के ठीक एक दिन पहले नेहरू जी ने 20 नवंबर 1962 को ऑल इंडिया रेडियो पर एक भाषण दिया, जिसमें नेहरू जी ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के हमले का जिक्र किया। चीन की बड़ी सेना नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से में मार्च कर रही है, ये नेहरू जी कह रहे हैं। वालोंग और से ला में हमें नेगेटिव रिजल्ट मिले हैं और आज नेफा का एक छोटा सा टाउन बॉन्डी लॉ हमने खो दिया। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक घुसपैठियों को भारत से बाहर न कर दें। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, खास तौर पर असम के नागरिकों से, जिनके लिए इस समय मेरा दिल रो रहा है। जिस समय नेहरू जी ने यह भाषण दिया था उस समय तक चीन ने असम पर हमला किया भी नहीं था, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू के इस भाषण का उस समय असम के लोगों पर क्या असर पड़ा ये सुनिए। नेहरू जी की स्पीच के बाद असम के तेजपुर में पैनिक फैल गया। तेजपुर में लोगों को लगने लगा कि यहां भी चीन हमला करने वाला है। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनका दिल असम के लिए रो रहा है तो वो घबरा गए। तेजपुर जो अरुणाचल प्रदेश से 154 किलोमीटर था, वहां से आम लोग पलायन करने लगे। तेजपुर कलेक्ट्रेट में अधिकारियों ने जरूरी कागज और करेंसी नोट जला दिए। नेहरू ने अपने भाषण में यह नहीं कहा था कि चीन असम पर भी हमला करने वाला, लेकिन नेहरू ने जिस तरह से कहा कि वो असम के लोगों के लिए चिंतित है, उनका दिल असम के लिए रो रहा है, उससे यह मैसेज गया कि असम सुरक्षित नहीं है। लोग घबरा गए। अब प्रधानमंत्री का काम लोगों को पैनिक मोड में लाना होता है या पैनिक मोड से बचाना होता है? आप सोचिए। कूटनीति में बॉस एक एक शब्द की वैल्यू होती है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू जी से ही सीख रहे हैं कि क्या नहीं बोलना है। जो उन्होंने बोल बोल के किया उसी से वो नरेंद्र मोदी जी ऐसा लगता है सीखे हैं कि क्या नहीं बोलना है। अच्छा, ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है कि किसी संवेदनशील मुद्दे पर बहस की मांग ठुकराई गई। मनमोहन सिंह के जमाने में भी कई बार ऐसा हो चुका है। आपको कुछ उदाहरण याद दिलाता हूं। 6 मार्च 2007 को राज्यसभा के 210वें सत्र के दौरान सांसद सुनील कुमार महतो पर हुए नक्सली हमले के मुद्दे पर सरकार के बयान पर कोई बहस नहीं हुई, बस बयान आया हो गया। 26 नवंबर 2007 में 212वें सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट पर बहस पर रोक लगी थी। 12 मार्च 2009 में 215वें सत्र के दौरान मुंबई हमले पर फॉलो अप बहस पर रोक लगा दी गई थी। 18 फरवरी 2009 में 215वें सत्र के दौरान
श्रीलंका की स्थिति पर सवाल उठाने पर रोक लगी थी। इन मुद्दों को संवेदनशील बताया गया और यही वजह थी कि इन पर सरकार के बयान पर सवाल उठाने या बहस की मांग को नहीं माना गया। तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? लेकिन अभी माहौल ऐसा बना दिया जा रहा है कि भाई देश में ऐसी सरकार आ गई जो कुछ नहीं बताती, पता नहीं क्या क्या छुपा रही। खुद चीन के मामले में मनमोहन सिंह की सरकार में क्या होता था भाई, इसकी याद तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिलाई, जो खुद अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि 2005 में जब हम विपक्ष में थे और बॉर्डर के विषय को उठाया था, तब प्रणब दादा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुझे बुलाकर कहा था कि भारत चीन सीमा के मुद्दे संवेदनशील होते हैं, उसे उजागर न करके आंतरिक रूप से निपटना चाहिए। 2008 में चीनी राष्ट्रपति जब भारत आए थे तब भी हमने चर्चा की मांग की, तब भी यही कहा गया। आडवाणी जी उस वक्त विपक्ष के नेता थे, उन्होंने इस पर हामी भरी थी कि इसे बिना उजागर किए सुलझाया जाए। आज पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से 2 मिनट के लिए मिले तो वहां क्या बात हुई, एक एक डिटेल बताइए। आज वही कांग्रेस बार बार इसे चर्चा में लाने की मांग कर रही है। देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे बहुत सेंसिटिव होते हैं और इसी वजह से यूपीए सरकार के दौर में चीन पर सार्वजनिक बहस नहीं हुई थी और अब भी सार्वजनिक बहस नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुद्दे छुपाए जा रहे हैं, सदन को आश्वस्त किया जा रहा है, बाकायदा बताया जा रहा है। आपको याद होगा कि तवांग के मामले में राहुल गांधी ने कहा था कि सीमा पर सैनिकों की पिटाई हो रही है और सरकार सो रही। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा था कि ये बाहर शेर की तरह बात करते हैं, अंदर चूहे की तरह काम करते हैं। जो नेता आज इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे ये होते तो युद्ध ही छेड़ देते, उन्होंने अपने राज्य में बॉर्डर पर सालों तक सड़कें नहीं बनाई बॉस, क्योंकि इनको चीन के खिलाफ बेस्ट डिफेंस लगता था कि वहां कुछ करो मत वरना वो हम पर चढ़ाई कर देगा। नाराज हो गया चीन तो क्या होगा। जो खुद इस मोड में रहते थे वो दूसरे को बता रहे हैं कि आज चीन जो है वो झड़प कर ले और भारतीय सैनिक पीट के भी भेज दे तो तुम चीन में घुस जाओ और वहां सीधा युद्ध कर दो। सुनिए 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने खुद सदन में क्या कहा था। Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us, infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. They did that. रक्षा मंत्री सदन में खड़े होकर बता रहे हैं कि हमने जानबूझकर वहां पर जो है चीन जो है वो अग्रेसिव ना हो जाए इसलिए सड़कें नहीं बनाई और इसलिए चीन हमसे आगे निकलता चला। और वो आज कह रहे हैं कि बस घुस जाइए, चीन से लड़िए, वो बता रहे हैं। अच्छा, आप खुद सोचिए, जो लोग बॉर्डर पर कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं आपको पूर्वोत्तर का बता, नरेंद्र मोदी ने नीति बदल दी फिर भी उनको गाली दे रहे हैं। चीन क्यों परेशान है? 2 साल से एलएसी पर चीन के साथ टकराव की वजह क्या है? क्योंकि वहां भारत का अग्रेशन दिखने लगा है कि भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। चीन बोलता रहता है लेकिन हम बनाते रहते हैं। 2022-23 में 2022-23 में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बीआरओ होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका बजट 2500 करोड़ रुपए से रिकॉर्ड 40% बढ़ा दिया और 3500 करोड़ कर दिया। बनाओ बॉर्डर पे सड़क, कैसे नहीं बनेगा, बनाओ, देखते हैं चीन क्या करेगा। 40% जिसने बजट बढ़ा दिया उसको कह रहे हैं कि चूहे की तरह छुपा रहता है। पिछले 5 साल में एलएसी पर बीआरओ ने 2089 किलोमीटर की सड़क बनाई है 5 साल के अंदर बॉर्डर पर। 2021 में एलएसी से जुड़े राज्यों में 102 सड़कें और ब्रिज बनाकर कंप्लीट भी कर दिए गए। मैंने आपको यह भी बताया कहां राफेल खड़ा है, कहां पर क्या तैयारी है। बस कहीं पर तो देश नाम की एक चीज होती है, उसको आगे रखना पड़ेगा ना। हर चीज में तो कुर्सी नहीं हो सकता। खैर, पाठशाला में आप समुद्र के उस खजाने का चैप्टर जिसे खोजने के लिए पीएम मोदी समुद्रयान भेज रहे हैं। आज संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के शोर शराबे के बीच कुछ काम की बातें दब रही हैं।
इतना हंगामा होता है ना, सुना ही नहीं देता। कल मैंने आपको बताया था कि आदिवासियों के लिए कितने काम के बिल पास हो गए, लेकिन आपको कहीं और पता नहीं चलेगा, लोग बात ही नहीं करते ना। इसलिए हमने तय किया कि देश और आपके फायदे की बातें सामने लाते रहेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने समुद्री खनन से जुड़े अहम मिशन समुद्रयान के बारे में कई अहम जानकारियां शेयर। अब ये समुद्रयान क्या है बॉस? ये जो देख रहे हैं समुद्रयान, ये क्या करेगा? नरेंद्र मोदी कौन सा खजाना ढूंढने के लिए भेज रहे हैं? मिशन समुद्रयान के तहत समुद्र की गहराई पर मत्स्य 6000 नाम का डीप सी व्हीकल भेजा जाएगा, जो समंदर में दुर्लभ खनिजों की खोज करेगा। यह भारत के लिए गर्व और बहुत फायदे से जुड़ी खबर है। फायदा इसलिए क्योंकि समंदर की गहराइयों में बहुत कीमती चीजों के बारे में पता चला है, जो सिर्फ भारत ही निकाल सकता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मिशन समुद्रयान के तहत जाने वाले मत्स्य 6000 को समझ लेते हैं। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की डीप ओशन मिशन के तहत अक्टूबर 2021 में मिशन समुद्रयान लॉन्च हुआ। इसमें मत्स्य 6000 को तैयार किया गया। यह एक स्वदेशी अंडर वाटर व्हीकल है जो पानी के अंदर जाता है, जो 2024 में अपना काम शुरू कर देगा। यह समंदर में 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक जाकर खनन करेगा, खोदेगा। इसलिए इसे सबमर्सिबल वाहन भी कहा जाता है। सबसे खास बात है कि इसे स्वदेशी तकनीक से चेन्नई के मौजूद राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT ने एक ज्वाइंट मिशन के तहत तैयार किया, मतलब अपने देश में बना हुआ। इसे बनाने में IIT मद्रास और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की भी मदद ली गई। इस वाहन के साथ 3 लोग जा सकते हैं। यह एक बार में 12 घंटे तक काम कर सकता है और आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक गहरे समुद्र में रह सकता है। करीब 2.1 मीटर व्यास वाले इस व्हीकल को टाइटेनियम धातु से बनाया गया ताकि समंदर की गहराई में पानी के दबाव को यह झेल सके। बहुत प्रेशर होता है नीचे। इसके अलावा पानी की गहराई में माइनस में तापमान होता है। बहुत गहराई में जाइएगा, ठंडा, एकदम ठंडा माहौल। तो घंटों काम करने के लिए एक एडवांस तकनीक से बने व्हीकल की जरूरत पड़ती है। इस तकनीक को तैयार करने में भारत को करीब 40 साल का लंबा समय लगता है। यह तकनीक अब तक 5-6 देशों के पास थी, लेकिन अब भारत ने भी अपना एडवांस्ड अंडर वाटर व्हीकल तैयार कर लिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मिशन समुद्रयान भारत के लिए गर्व और सम्मान से जुड़ा हुआ एक मिशन, क्योंकि अब तक इस सेक्टर में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन बस यही थे। लेकिन अब इस एलीट क्लब में भारत की दमदार एंट्री हो रही है। अब इससे फायदा क्या होगा अभी बताऊंगा। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भारत के आसपास मौजूद समुद्र में कई ऐसे दुर्लभ और कीमती खनिज हैं जिन्हें निकालकर देश को बड़ा फायदा हो सकता है। आज आपको उस खजाने के बारे में बताना चाहता हूं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक भारत की 7500 किलोमीटर लंबी जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री एरिया है यानी तटीय रेखा, इसमें करीब 38 करोड़ टन खनिज मौजूद है। इसमें 9 करोड़ टन मैग्नीज है, 42 लाख टन कॉपर है, 47 लाख टन निकेल है और 5.5 लाख टन कोबाल्ट मौजूद है। अब आप कहेंगे ये क्या यार, ये क्या है, इसका क्या है बॉस? इनकी कीमत सुनिएगा ना तो ठंडे में भी नहाना पड़ेगा, दिमाग से ऐसा लाइट फेंके। इनकी कीमत है करीब 9 लाख करोड़ रुपए। सोचिए अगर ये खनिज भारत को मिल गए तो भारत की किस्मत कैसे चमक जाएगी। सरकार ने इस मिशन के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया, मतलब 1500 करोड़ रुपए लगाकर 9 लाख करोड़ रुपए का सामान ढूंढने की तैयारी। यानी यह मिशन भारत के लिए बहुत मुनाफे का मिशन साबित हो सकता है। सिर्फ 1500 करोड़ रुपए में 9 लाख करोड़ रुपए का रिटर्न। ऐसा तो शेयर बाजार में नहीं होता बॉस। 9 लाख रहो 5 लाख करोड़ हो जाए, उतने में भी तो देश के लिए काम आएगा ये जो खनिज मिलेगा। क्योंकि अगर आप सुनेंगे कि भारत कितना खनिज दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है जो समंदर के नीचे मौजूद है, तब आपको पता चलेगा ये कितने काम की बात आपको बता रहा हूं। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत कितना खनिज इंपोर्ट कर रहा है, मतलब आयात कर रहा है। अगर आप देखेंगे सालाना जो कॉपर इंपोर्ट करता है,
नहीं सुनते? कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है, नहीं सुनते? वो कॉपर 5.4 लाख टन सालाना इंपोर्ट करता है हर साल। सोचिए अगर ये कॉपर मिल जाए उस समुद्र में नीचे जाकर खोजकर, मात्र 1500 करोड़ रुपए लगाकर, तो कितना फायदा होगा? क्योंकि समंदर में कहा जा रहा है कि 42 लाख टन वहां मिल सकता है। वहां 42 लाख टन मिल सकता है, तो हम 5.4 लाख टन सालाना कर रहे हैं। अगर 42 लाख टन मिल गया तो 8 साल 7 साल का तो काम ही हो गया। अब आप देखिए एक और खनिज होता है मैग्नीज। अभी मैगजीन लिखने वाला करीब 60 लाख टन ये हम खरीदते हैं हर साल बाहर से। समंदर में कितना मिल सकता है आपको पता है? 9 करोड़ टन समुद्र में मिल सकता है। अब आप सोचिए एक बार अगर मिल गया तो कितना क्या काम की चीज है। इसके अलावा है निकेल। ये 36,000 टन हम सालाना खरीदते हैं, बाहर से मंगाते हैं 36,000 टन। समुद्र में कितना मिल सकता है आपको पता है? 47 लाख टन समुद्र में मिल सकता है। 47 लाख टन, कहां 36,000 टन सालाना। तो आपको समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि जाओ जरा भेजो किसी को ढूंढे। देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है और इसकी कोई बात ही नहीं करेगा, कोई आपको बताएगा ही नहीं। इसलिए कहता हूं पाठशाला में एडमिशन लीजिए, दूसरों को भी दिलवाइए। दुनिया भर के बड़े बड़े देश ऐसे ही समंदर में डुबकी नहीं लगा रहे ना भाई, उनको वहां अंदर जाके मजा थोड़ी आ रहा है। आपको बताता हूं कि सी माइनिंग से कई देश कितना कमा लेते हैं। अगर आप देखेंगे सी माइनिंग मतलब समुद्र के अंदर गए और वहां पर CSEA वाला सी लिख रहा हूं, और सी माइनिंग जिसको कहते हैं, उससे कमाई देखिए कितनी होती है। सी माइनिंग से कमाई चाइना 5 ही देश अभी कर रहे हैं, वो 27,000 करोड़ रुपए ये कमाई कर ले रहा है सी माइनिंग से। न्यूजीलैंड ये सी माइनिंग से कितना कमाई कर ले रहा है? 2011 से अब तक वहां पर 82 लाख करोड़ का खजाना मिला है। खनिज या खजाना कह लीजिए, मिला है 82 लाख करोड़। और आपको शायद पता नहीं होगा कि समंदर की गहराइयों में गोल्ड और यूरेनियम जैसी कीमती धातु भी भारी मात्रा में। दुनिया भर के समंदर में गोल्ड करीब 771 ट्रिलियन डॉलर यानी 63,919 लाख करोड़ रुपए का है। गलती से वो मिल गया तो फिर तुम लड़ते रहो, हमारा काम हो गया। इसके अलावा यूरेनियम 1,125 लाख करोड़ रुपए का समंदर में बिखरा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक दुनिया भर के देश समंदर की गहराई में छुपी चीजों के बारे में सिर्फ 1% की जानकारी रखते हैं। अभी 99% जानकारी तो बाकी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत बड़ी महाशक्ति बनता जा रहा है। समंदर के लिए समुद्रयान मिशन हो या फिर अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने वाला गगनयान। आज ही सरकार ने बताया कि 2024 में भारत अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च कर देगा, जिसमें अंतरिक्ष में भारतीयों की पहली स्वदेशी उड़ान होगी। गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन हो गया है। इनकी स्पेशल ट्रेनिंग बेंगलुरु में चल रही है। गगनयान के जरिए भारत की स्पेस पावर को दुनिया देखेगी, मतलब भारतीय विमान में बैठकर स्पेस में जाएंगे। हो गया, काम चल रहा है, 2024 में हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छपने वाले रिसर्च पेपर के मामले में भारत ने कैसे अब टॉप 3 देशों में जगह बनाई है, उसे भी समझिए। 2010 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 7वें नंबर पर। 2020 में अब हम 3रे नंबर पर आ गए। तालिबान का डर भी नहीं है और अपनी आजादी और शिक्षा के अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। एक बार जरा उसके विजुअल दिखाइए, जो नारे लगा रही हैं, सुनाइए। तालिबान के खिलाफ लड़कियों का प्रोटेस्ट काबुल से लेकर कंधार हेरात तक फैल गया। लड़कियों के समर्थन में यूनिवर्सिटीज के छात्र भी खड़े हो गए।
और हाथों में तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नांगरहार यूनिवर्सिटी के छात्रों ने परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। उनकी मांग है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। सोशल मीडिया पर भी लेट हर लर्न हैशटैग को ट्रेंड कराया जा रहा है, मतलब उसको भी पढ़ने दो। तालिबान के इस फैसले से अफगानिस्तान की लड़कियां पहले तो हैरान, क्योंकि अक्टूबर में तालिबान ने यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में लड़कियों को बैठने की मंजूरी दी थी। हालांकि लड़कियों को यूनिवर्सिटी में कौन से विषय पढ़ने हैं, इसका फैसला तालिबान करेगा। इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर की पढ़ाई पर रोक लगाई गई थी। हजारों लड़कियों ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम दिया था। तालिबान शासन में इतनी आजादी को भी लड़कियों ने खुशी खुशी मंजूर कर लिया कि चलो मेरा सब्जेक्ट तुम तय करोगे, उसमें भी क्या क्या नहीं पढ़ना है तुम बताओगे, चलो पढ़ने तो दे दो। लेकिन इनको तो यह भी पसंद नहीं आया, फिर इन्होंने वो भी बैन कर दिया। तालिबान ने फैसला पलटकर इशारा दे दिया कि महिलाओं की आजादी उसे मंजूर नहीं है। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई। अमेरिकी सेना अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अफगानिस्तान से कट ली, तो तालिबान ने फिर कब्जा कर लिया। सत्ता में आते ही तालिबान ने सबसे पहले महिलाओं और लड़कियों पर प्रतिबंध लगाया था। महिलाओं के नौकरी करने पर रोक लगा दी गई थी, लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगाई गई थी, टीवी सीरियल में लड़कियों के काम करने पर रोक लगा दी गई थी, ब्यूटी पार्लर और मेकअप के सामान की दुकानों को बंद किया था, महिलाओं का अकेले घर से निकलना बैन कर दिया था, जरूरी होने पर घर के पुरुष सदस्य के साथ यात्रा की मंजूरी थी, मतलब पुरुष सदस्य निकलेगा तब ये जा सकती हैं बाहर। तो ये हालत, ये तो इन्होंने पहले ही रंग दिखा दिया था। उसी वक्त मैंने कहा था कि ये रंग देखकर लग रहा है कि आगे ये सुधरेंगे, कोई गुंजाइश नहीं, और वो देखिए वही हो रहा है। बाहर निकलने पर सिर से लेकर पैर तक पूरा कवर होना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर चेहरा दिखने पर लड़कियों पर जुर्माना और जेल की सजा। देश के हर पार्क में लड़कियों की एंट्री पर बैन। तालिबान के राज में लड़कियां और महिलाएं घरों में कैद होकर रह गई और इसका असर इनकी मानसिक सेहत पर पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में लड़कियों के भूखे सोने की संभावना लड़कों से दोगुनी है। पिछले एक साल में 10 लाख लड़कियों को स्कूल जाने से रोका गया, जिसकी वजह से 26% लड़कियां डिप्रेशन में हैं वहां। आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आपको बता रहा हूं कि वहां पर तालिबान ने 10 लाख लड़कियों, 10 लाख लड़कियां, इनको बोल दिया नो स्कूल, स्कूल जाने पे बैन। ये तालिबान ने किया। 10 लाख, 26% लड़कियां, मतलब वो बेचारी परेशान हो जाती है। एंजाइटी नहीं होती कि अंदर से धड़कन बढ़ गई, उस तरह। हर 10 में से 9 लड़की का खाना कम कर दिया गया। 10 में से 9 लड़की का। ये लोग लड़की को कुछ समझ ही नहीं रहे। 88% लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया गया, जिससे घर की आर्थिक हालत सुधरे। 88% लड़कियों, 100 में से 88 लड़की को जबरदस्ती शादी करा रहे। 97% परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। मतलब हर 100 में से 97 लोग, परिवार, उनके पास खाने का नहीं है ढंग का। और ये वो अमेरिका है जिसने तालिबान, माफ कीजिए, जिसने अफगानिस्तान का ये हाल किया और वहां से बोरिया बिस्तर लपेटा और चला गया, और अब यूक्रेन को बता रहा है कि तुमको कैसे रूस से लड़ा। ये सब देखकर भी यूक्रेन को समझ में नहीं आता कि अमेरिका जहां जहां गया है, जिसकी मदद करने के लिए गया है, उसके साथ क्या किया है, देखो। और वो मदद लेने गए। अब अफगानिस्तान में लड़कियों ने अपने अधिकार के लिए कैसे आवाज उठानी शुरू कर दी है। आप सुनिए, काबुल, कंधार, हेरात में महिलाओं ने अपने लिए जिम, फिटनेस क्लब और ब्यूटी सैलून खोल लिए। देख रहे हैं, बुर्का पहन के वो जिम कर रही हैं। बोला हमको घर पे मत रखो, हम करेंगे जिम। हिम्मत दिखा रही है भाई। उनको पता है ये लोग ऐसे लोग हैं, बंदूक उठा के कब मार दें पता नहीं, लेकिन ऐसे भी तो उनको लग रहा है कि हम मर मर के ही जी रहे हैं ना। तो बाहर निकलो, जिम करो। ये सीक्रेट जिम और फिटनेस सेंटर घरों के तहखानों में खोले गए। हालांकि तालिबान की नजरों से बचाने के लिए ऐसे जिम, फिटनेस सेंटर की खिड़कियां तक काली कर दी गई। हिम्मत तो जुटा रही है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं जुटा पा रही हैं कि भाई ओपन में कर दे। तो सीक्रेट तहखाना बना के जिम, तहखाने में जिम चल रहा है। पूरी तरह से हिजाब पहनकर, अंदर किट बैग छिपाकर ऐसे सीक्रेट जिम में शामिल होती है। अंडरग्राउंड जिम में महिलाएं हेडफोन लगाकर डांस करती हैं।
ताकि आवाज बाहर ना जा सके। सोचिए कैसी जिंदगी जीती। हेडफोन लगाकर डांस करती, क्योंकि बाहर तालिबानी सुन लेंगे कि म्यूजिक सुन रही है, वहीं मार देंगे। पत्थर लोगों से कहेंगे पत्थर मारो, इसको मार दो। तालिबान की नजरों से बचकर चल रहे ऐसे जिम सलून महिलाओं के लिए थेरेपी की तरह है। तालिबान की महिला विरोधी सोच के बीच अफगानी लड़कियों के लिए सुकून की तरह। इस बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का रास्ता खुलने की उम्मीद उनके लिए बड़ी राहत बन रही थी, पर वो रास्ता भी इन लोगों ने बंद कर दिया। ऐसे में तालिबान के ताजा प्रतिबंध के बाद अफगानी लड़कियां अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में। तालिबानी सरकार बाहर की दुनिया से काटने की कट्टरपंथी कोशिश के बाद पढ़ाई से भी महरूम कर उन्हें घर में कैद करना चाहती है। ये बात उन्हें ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि इस बुरे हाल में भी जीना भी कोई जीना है क्या, और इसलिए सड़क पर ये नारे लग रहे हैं। एजुकेशन इज आवर राइट, साइलेंस इज अ क्राइम, ये नारे लगाए जा रहे हैं। तालिबान को पूरी दुनिया चेतावनी दे रही है, लेकिन तालिबान सुनने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षा एक मानवाधिकार है। यह अफगानिस्तान के आर्थिक विकास और उसकी स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। दुनिया में कोई भी देश महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा हासिल करने से नहीं रोकता। तालिबान तब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक वैध सदस्य बनने की उम्मीद नहीं कर सकता जब तक कि वो अफगानिस्तान में सभी के अधिकारों का सम्मान नहीं करता। तालिबान को इस फैसले के परिणाम झेलने हों। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भी तालिबान को चेतावनी देते हुए अमेरिका की बात दोहराई। ऋषि सुनक ने क्या कहा, ब्रिटेन क्या कह रहा है, आज मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। और इन लड़कियों की इस हिम्मत के बाद क्या तस्वीर बन रही, वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। पाठशाला में अब फेल होने वाले उस महान गणितज्ञ का चैप्टर जिसने दुनिया को बदल दिया। आज दुनिया के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती है। 22 दिसंबर को भारत राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाता है। रामानुजन के बारे में दुनिया ने कहा था कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, यानी एक ऐसा शख्स जो अनंत को जानता है। वैसे तो रामानुजन की जिंदगी बहुत लंबी नहीं थी। सिर्फ 32 साल के अपने छोटे से जीवन में रामानुजन ने दुनिया को वो दिया जिसने वैज्ञानिक रिसर्च और अनुसंधान के लिए हजारों रास्ते खोल दिए। रामानुजन ने 3900 गणित के थ्योरम बनाए। तो कई थ्योरम ऐसे जो आपको पढ़ते पढ़ते जिनको मैथ्स नहीं समझ में आता, उनको लगता है अरे यार ये कहां से आया। उनमें से कई रामानुजन जी ने दिए और वो दुनिया के बहुत काम आया। आपको गणित नहीं आता तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व की। रामानुजन ने इनफाइनाइट सीरीज, फ्रैक्शन, नंबर थ्योरी और मैथमेटिकल एनालिसिस जैसे बेहद जटिल सेक्शन में बड़ा योगदान दिया। अपने सारे गणितीय सिद्धांतों की खोज का श्रेय, घंटी बज गई, वो भी जब मैथ्स पढ़ते होंगे ऐसे ही घंटी बजती होगी। लेकिन रामानुजन जी के बारे में आज इसलिए बता रहा था कि उनके बारे में जानना चाहिए आपको। ये चैप्टर बहुत गंभीर, विस्तृत और अच्छा है। इसके बारे में कल आपको बताऊंगा। और रामानुजन जी क्यों कहते थे कि मां लक्ष्मी से उनको ज्ञान मिल रहा है, एक एक चीज, वो क्या कनेक्ट था, उसके बारे में कल पाठशाला में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।